बाप दादाओं से पूछ लेना। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने उनका एक डायलॉग था, देश में गरीबी बहुत है, गरीबी मिटानी है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी बनी, उनका भी एक डायलॉग था, देश में गरीबी बहुत है, गरीबी मिटानी है। उसके बाद राजीव गांधी जी बने, उनका भी सेम डायलॉग था, गरीबी बहुत है, गरीबी मिटानी है। उसके बाद सोनिया गांधी जी आई, उन्होंने भी यही कहा, देश में गरीबी बहुत है, गरीबी मिटानी है। लेकिन 10 साल के अंदर IMF की रिपोर्ट बताती है कि 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। एक के साथ एक बोतल फ्री देने वाली सरकार नहीं है मोदी सरकार। विपक्ष अगर जीत जाती है तो किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये आपके पास कोई मौजूदा चेहरा है? देखिए सर, मैं आपको सच बताऊं ना, सोच के भी रूह कांप जाती है जब सोचता हूं कि अगर कुछ मूर्ख हिंदुओं की वजह से अगर ये सत्ता में आ जाते हैं तो इनकी टीम वर्क क्या होगा, भारत का भविष्य क्या होगा कि भैया प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। 4 जून कांग्रेस गुम। हमीद अंसारी जी उपराष्ट्रपति पर छोटा नहीं होता, उनका बयान था कि मैं भारत में अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हूँ। डूब मरने वाली बात है ये। हाय तौबा मचा देते, हाय मुस्लिमों के साथ अन्याय हो गया, अन्याय हो गया, अन्याय हो गया, अन्याय हो गया। डालो, वही एक बंदा है जो सबके साथ सबके विकास की बात करता है। तुम्हारी तरह दोगला नहीं है। तो केजरीवाल करते हैं, उनसे पूछना कि तुम्हारी बहन किसी दिन पकड़ी जाए ठेके पे शराब खरीदती हुई तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना पसंद करोगे या अपनी बहनों के साथ पैग लगाना पसंद करोगे? उन्होंने कहा मुझे मोदी को हटाने के लिए कितनी भी हद तक गिरना पड़े मैं गिरूंगा, मुझे बदमाश को टिकट देनी पड़े, मुझे माफियाओं के साथ बैठना पड़े, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन मुझे मोदी को हटाना है। जितने लोग यहाँ खड़े हैं कहते हैं मोदी काल में महंगाई बढ़ी हो गई, युवा बेरोजगार हो गया। एक बार गूगल खोल लेना, अपने बाप दादाओं से पूछ लेना। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने उनका एक डायलॉग था, देश में गरीबी बहुत है, गरीबी मिटानी है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी बनी, उनका भी एक डायलॉग था, देश में गरीबी बहुत है, गरीबी मिटानी है। उसके बाद राजीव गांधी जी बने, उनका भी सेम डायलॉग था, गरीबी बहुत है, गरीबी मिटानी है। उसके बाद सोनिया गांधी जी आई, उन्होंने भी यही कहा, देश में गरीबी बहुत है, गरीबी मिटानी है। उसके बाद नरसिम्हा राव जी आए, उनका भी यही डायलॉग था, गरीबी बहुत है, गरीबी हटानी है। उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने भी कहा गरीबी बहुत है, गरीबी हटानी है। लेकिन 10 साल के अंदर IMF की रिपोर्ट बताती है कि 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। अच्छा, आप किस गरीबी को मिटाने की बात करते हैं? 80 करोड़ जनता को आज राशन फ्री दिया जा रहा है। एक के साथ एक बोतल फ्री देने वाली सरकार नहीं है मोदी सरकार। पेट की भूख जो मिटाए वो। साफ तौर पे कहा जाता है कि ये जो है राशन इसीलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ भारत के लोग गरीब है, 80 करोड़ लोग गरीब है। भाई साहब, अभी ये मेरे पीछे गौरी शंकर मंदिर है, उसके आगे हमारा गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। यहाँ पर 24 घंटे लंगर चलता है शीशगंज साहिब में। और कितने लोग अपने पेट की भूख बुझाते हैं, वो अपर क्लास, उससे अपर क्लास बहुत लोग होते हैं। क्या वो सारे गरीब हैं जो लंगर खा रहे हैं? जो लंगर होता है गरीबों के लिए जिनकी ना हो। लेकिन अच्छे से अच्छा बंदा बता दूंगा, मेरे खुद के पिताजी थे ना, वो कहते थे अगर तू दरबार साहब जाएगा ना, तेरे को बाहर का खाना जितना मर्जी खाइयो, लेकिन बिना लंगर चखे घर मत आइयो। अच्छा, कहते गुरु के लंगर के अंदर जो बरकत है ना, वो किसी बाहर के खाने में नहीं है। तो मैं अपने आप को गरीब समझूं? मैं क्या कहूं कि गुरु नानक का, गुरु गोविंद सिंह का मेरे पे आशीर्वाद नहीं है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद नहीं है। मेरे गुरु का लंगर है, मैं जी छत के चखूंगा, मेरे महादेव का भंडारा है, मैं खाऊंगा। लेकिन आप कौन होते हो तय करने वाले? अगर गरीबों को राशन मिल रहा है, वही राशन अगर उनका 1000 रुपया बचा देता है तो आपको खुशी होनी चाहिए कि गरीब के घर के अंदर 1000 रुपया बच रहा है। एक बात बताइए, अगर विपक्ष अगर जीत जाती है तो किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये आपके पास कोई मौजूदा चेहरा है? देखिए सर, मैं आपको सच बताऊं ना, सोच के भी रूह कांप जाती है। अभी एट प्रेजेंट जो मोदी के साथ टीम काम कर रही है ना, मैं S जयशंकर जैसा बंदा देखता हूँ जिसकी विदेश नीति इतनी अच्छी है, हमारे सैनिक शौर्य के साथ वापसी आ रहे हैं। मैं चनक्या कहे जाने वाले अमित शाह जी को देखता हूँ राजनीति के। मैं S जयशंकर को बाद वैष्णव जी को देखता हूँ, रेल मंत्रियों को। 0 वंदे भारत आज लग्जरी ट्रेनें भारत में दौड़ रही हैं। मैं नितिन गडकरी को देखता हूँ कि सड़कों का निर्माण कितना बढ़िया हो रहा है। मैं अपने ये कहते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र उनको देखता हूँ, धर्मेंद्र जी को। मैं देखता हूँ शिक्षा के अंदर विकास, IIM, IIT, मेडिकल कॉलेज कितने बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री को देखता हूँ, मैं देखता हूँ एम्सों की तादाद कितनी बढ़ रही है। लेकिन मैं जब सोचता हूँ कि अगर कुछ मूर्ख हिंदुओं की वजह से अगर ये सत्ता में आ जाते हैं तो इनकी टीम वर्क क्या होगा, भारत का भविष्य क्या होगा कि भैया प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? राहुल गांधी ऑब्वियस है, लेकिन उनको उतनी सीटों पे भी नहीं लड़ रहे, गठबंधन करना पड़ेगा उनको। अब गठबंधन में हमारे गृह मंत्री कौन होंगे? लालू प्रसाद यादव जो अपने परिवार का विकास कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तेजस्वी यादव, 9वीं फेल। कानून मंत्री कौन होंगे? अखिलेश यादव, जिन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। रेल मंत्री कौन होगी? ममता बनर्जी जो रोहिंग्या को लाएगी। बताइए, ये भारत का अगर भविष्य हमने देखना है तब तो आपके पास आपका राइट है वोट डालने का। डालो और इनको बताओ और अपने बच्चों को दिखाना कि 9वीं फेल भी हेलीकॉप्टर में बैठ सकता है। देश की तरक्की में उसका कोई योगदान नहीं होगा।
कोई योगदान नहीं होगा। इस बार युवा जो है किस मुद्दे पर वोट करेगा, क्या सबसे पहले मुद्दा जो है उनके दिलो दिमाग में होना चाहिए? देखिए, इन्होंने, अगर आप पहले दिन से देखोगे, मोदी की कोई भी नीति हो जाए, सबका विरोध किया। अरे 40 पार भी नहीं जाएंगे। अरे 40 पार वो गलत बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं इंडियन एयरलाइंस 40 पार नहीं जाएगा। अच्छा। 4 जून कांग्रेस गुम, पहले ही आपको बताया। उसके बाद आप देखना मोदी जी का परचम क्या लहराने वाला है। अभी 10 साल में जिस इंसान ने भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंचा दिया, आज हमें किसी देश को जाके थोड़ी ना कहना है कि भैया फलानी जगह बम फट गया, प्लीज मदद कर लो। उन्होंने मुद्दा ही कश्मीर का खत्म कर दिया यूएनओ का। बाइडन आकर के बोल रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में अगर कोई बचा सकता है या इंटरफेरेंस कर सकता है तो मोदी कर सकता है। आज हमारे छात्र तिरंगा लेकर के आए, कई लोग मेम्स बना रहे, पापा ने वो युद्ध लुकवा दिया। उन पागलों को ये बोलो, मजाक उड़ाना तो बड़ा आसान है, किसी भी व्यक्ति का उड़ा दो। अगर नहीं रुकवाया तो पाकिस्तानियों को क्या मजबूरी थी भारत का झंडा उठा करके निकलने के लिए? मेरा इस छोटी सी बात का जवाब दे दो। अगर पाकिस्तानियों ने भारत का झंडा उठाया, जो जलाने में ज्यादा विश्वास रखते थे। बात बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी, क्या उनको जो है कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं दिखता था? जब अब आज जो है 370 हटा, कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिला, उसके बाद इनके पेट में इतना दर्द क्यों? सर, उनका लक्ष्य क्या है? जब 2 बंटवारे हुए तो कितने लोगों का खून बहा, फिर तीसरा हुआ बांग्लादेश का, कितना खून बहा, फिर चौथा इन्होंने कश्मीर तो दे ही दिया था, कितना खून बहा। उसके बाद भारत के अलग अलग राज्य देख लो आप। अभी तमिलनाडु का देख रहा था, वहां पर मुस्लिम भाई बहुसंख्यक हो गए थे, हिंदू कम हो गए थे। उन्होंने भैया कह दिया जी ये तो अब मुस्लिम वो हो गया राज्य, इसको घोषित कर दो। क्या कहते हैं? एक बात बताइए, फटकार लगाई उनको। इस बार कहा जा रहा है कि अगर 400 पार हुआ तो पीओके भी कश्मीर का जो हिस्सा है जो पाकिस्तान के पास है वो भी अपने पास। क्यों नहीं आना चाहिए सर? एक बात बताइए, एक बाप की जमीन जो होती है उसे पता होता है मेरे दादा की यहाँ जमीन थी, उसकी वैल्यू 100 करोड़ रुपए है, और मैं अभी बड़ा दबा दबा जिंदगी जी रहा हूँ। अगर वो जमीन मुझे मिल जाए तो मेरे पूरी 7 पुश्तों का निधान हो सकता है। वो छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसे पीओके इन्होंने दे दिया। अगर अमित शाह जी डंके की चोट पे कहते हैं पीओके हमारा था, हमारा है, हम लेके रहेंगे, 23 से 24 सीटें आरक्षित करते हैं, तो खुशी मनाओ ना कि भैया पड़ोसी को अपना पैसा दे रहे हो, अपनी जमीन दे रहे हो और कह रहे हो उसका हक था। आज उन्होंने लद्दाख अलग कर दिया ना। ये सोचो, ये 2 जो नेता बैठे हैं, अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए तो पाकिस्तानियों के लिए क्या संदेश? अरे मैं तो पाकिस्तानियों के इंटरव्यू देखता हूँ, उनको ना वीडियो दिखाते हैं, ज्यादा की नहीं बता रहा हूँ, गुड़गांव की दिखा देते हैं, मुंबई के दिखाते हैं। वो कहते हैं न्यूजीलैंड लग रहा है, पेरिस लग रहा है, लंदन लग रहा है। उसकी पत्रकार कहती है अरे मूर्खो, ये हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान है, सीखो, एक ही दिन आजाद हुए थे, तुम आटा मांग रहे हो। और वो हवाई जहाज की यात्रा करके विदेशों में घूम रहा है, भारत में घूम रहा है, कश्मीर में बर्फ के मजे ले रहा है, जगह जगह जा रहा है घूमने। उधर की ट्रेनें भी मुंह से बोल रही है कि हम हिंदुस्तान के अंदर है। जहाँ का युवा बच्चा माँ बाप कहता था मम्मी भारत में कुछ नहीं है, मुझे बाहर जाना है घूमने, अच्छी सड़कें, अच्छी गाड़ियां, अच्छी ट्रेनें, लग्जरी लाइफ है वहाँ, यहाँ काम गंदगी में रह रहे हैं। मोदी जी कहते हैं अरे मूर्ख हो, मेरे भारत का बच्चा बाहर जाएगा पैसा वेस्ट करने, अपने माँ बाप से दूर जाएगा। अच्छी ट्रेनें चाहिए तुम्हें, भारत में देता हूँ, अच्छी सड़कें चाहिए, भारत में देता हूँ, अच्छे पहाड़ चाहिए, कश्मीर स्विट्जरलैंड जैसे, मैं भारत में देता हूँ। इनकी क्या औकात है, पाकिस्तान कश्मीर ले लेगा? स्विट्जरलैंड जैसी भारत में स्वर्ग जो दूसरा है वो हमारे देश का युवा जाएगा वहां घूमने? क्यों नहीं जाएगा? आज मालदीव का बड़ा चर्चा में आ रहा था, हर दूसरा बंदा, हर सेलिब्रिटी मालदीव जा रहा है। उन्होंने दिखा दिया यहाँ पर लक्षद्वीप है, भैया जाओ, कम है भारत क्या किसी से? भारत पहले भी सक्षम था, भारत आज भी सक्षम है। बीच में बस कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया था कि भारत रहने लायक नहीं है। यहाँ के उपराष्ट्रपति का बयान था, उपराष्ट्रपति पद पे जो रहा सलमान, वो खुर्शीद के अंसारी, हमीद अंसारी जी, उपराष्ट्रपति पर छोटा नहीं होता, उनका बयान था कि मैं भारत में अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हूँ। डूब मरने वाली बात है। एक आखिरी सवाल, आखिर जो है भारत के अंदर ये धर्म की राजनीति कौन करता है, जोड़ने तोड़ने की बात कौन करता है, और ये हिंदू मुस्लिम जो है सबसे ज्यादा कौन? देखिए, विपक्ष करता है, जनता को समझना पड़ेगा। मोदी जी की एक भी योजना बता दो जिसमें उन्होंने कहा हो कि ये मैं आवास योजना निकाल रहा हूँ, इसमें मुस्लिमों को नहीं दूंगा, शौचालय योजना है मुस्लिमों को नहीं दूंगा, आयुष्मान योजना है मुस्लिमों को नहीं दूंगा, उद्यमी योजना है मुस्लिमों को नहीं दूंगा। सबका साथ सबके विकास की अगर कोई बात करता है तो वो नरेंद्र मोदी करता है। लेकिन वही वक्फ बोर्ड को कर्नाटक में 100 करोड़, मंदिरों पे 5 से 10% टैक्स, कौन कर रहा है धर्म की राजनीति? कौन मुस्लिमों को खुश कर रहा है और सनातनियों को नाराज कर रहा है?
वहीं दिल्ली के अंदर 100 करोड़ केजरीवाल जी दे रहे हैं वक्फ बोर्ड को। सनातन बोर्ड कहाँ गया भैया? तो ये भी था कि 45,000 रुपए महीना दे रहे थे। हाँ, तो सनातन पुजारियों को सैलरी दो ना, पक्षपात करो, पूरा करो। लेकिन अगर यही मोदी जी कर देते कि भैया मुस्लिमों को आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ये हाय तौबा मचा देते, हाय मुस्लिमों के साथ अन्याय हो गया, अन्याय हो गया, अन्याय हो गया, अन्याय हो गया। सालो वही एक बंदा है जो सबके साथ सबके विकास की बात करता है। तुम्हारी तरह दोगला नहीं है। तुम्हारे पास जो वो चिट्ठा था ना, जिसको सबको जेल में भेजना था, वो चिट्ठा दिखाओ। उसमें अडानी, अंबानी, मोदी, अमित शाह का नाम नहीं था। जिनका नाम था उन्हीं की गोदी में जाकर के बैठे हो। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने काम नहीं किया, जो पौवा फ्री हुआ वो काम नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ। एक पे एक फ्री हुआ। अरे दूध के साथ दूध की थैली फ्री दे देते, आटे के साथ आटे की थैली फ्री दे देते, चीनी के साथ चीनी की थैली फ्री दे देते। शराब से तुमने तो उन महिलाओं को और घर खराब कर दिया जो पहले ही परेशान थी कि ये पौवा पी के आता है, घर में काम पैसा नहीं देता। महिलाओं के लिए भी पिंक ठेके खोले जा रहे हैं। हाँ बताओ, अब जितने यहाँ पे केजरीवाल करते हैं उनसे पूछना कि तुम्हारी बहन किसी दिन पकड़ी जाए ठेके पे शराब खरीदती हुई, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना पसंद करोगे या अपनी बहनों के साथ पैग लगाना पसंद करोगे? बताओ। ये तो भैया ऐसा बंदा, इसने कहा दिन त्योहारों को छुट्टियां कैंसिल कर दी, ठेके शराब खुलेगा। उसके बाद कहता है तुम ऑफिस से भागे भागे मत आओ, तुम्हारा बेटा तुम्हारा भाई ध्यान रखेगा, रात को 3 बजे तक ठेके खुलेंगे। फिर कहता था भैया एक के साथ एक फ्री भी दूंगा। क्वार्टर में तुम्हारा क्या होता है यार, 20-25 हजार कमाते हो, रोज की 1000 रुपए की दारू पियोगे, 30,000 हो गया, उल्टा 5,000 माइनस जाओगे। मैं एक के साथ एक फ्री कराता हूं तुम्हारी। तो जिस बंदे ने भारत के भविष्य में दिल्ली को उजागर करने की जगह ठेकों को उजागर किया, और ये रोना रोते हैं मोदी ने तानाशाही करके जेल में पहुंचा गया, डर गया। भैया कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, अजय माकन जी ने 100 करोड़ इन्होंने शराब घोटाले का पेला है गोवा चुनाव के अंदर। लेकिन वो तो साथ कांग्रेसी का ही दे रहे हैं। तो वही कह तो रहो ना, उनका आपने बयान नहीं सुना। उन्होंने कहा मुझे मोदी को हटाने के लिए कितनी भी हद तक गिरना पड़े मैं गिरूंगा, मुझे बदमाश को टिकट देनी पड़े, मुझे माफियाओं के साथ बैठना पड़े, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन मुझे मोदी को हटाना है। संजय सिंह तो कह रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से देंगे। इस बार दिल्ली की जनता जो है वोट से जवाब देगी। जनता दिखेगी वोट के अंदर, और उसके अंदर पता है क्या लिखेंगे पर्ची के साथ, इसको कृपया करके छोड़े ना, दिल्ली बर्बाद हो सकती है। ये लिखा जाएगा हर पर्ची के अंदर। और ये तो हमारे घर ना है, हम तो पहले ही बोर्ड लगा देंगे कि भैया हम तो खुद मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं, मेरे घर मत आना वोट मांग रहे हैं। ये लोगों के मोदी को बोलने से, लेकिन अपनी समझ भी तो भगवान ने दी है, पैदा की है, बुद्धि दी है, हाथ दिए खाने के लिए, आंखें दी है देखने के लिए, मुंह दिया बात करने के लिए, नाक दिया सांस लेने के लिए, पैर दिए चलने के लिए, तो दिमाग भी दिया, उसको भी तो लगाओ भाई साहब। फिलहाल आपने बहुत अच्छी बात सुनी और साफ तौर पर यहाँ पर आम जनता की राय और किस तरह तमाम मुद्दों को रखा, तमाम मुद्दों पर बातचीत की, जिस तरह आपने सुना, इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।